नमस्कार दोस्तों, लॉ अपडेट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई ही वीडियो में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में जानने की काफ़ी जिज्ञासा आपके द्वारा हुई और आज मुझे समय मिला है तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में चर्चा करेंगे। सूचना का अधिकार होता क्या है, सूचना के अधिकार के तहत फॉर्म कैसे लगाया जाता है, इसको कैसे भरा जाता है, इसकी आवेदक जो शुल्क होता है वो कितना लगेगा और इसके अदर चार्जेस कितने लगेंगे, कितने दिन में हमें सूचना मिलेगी, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि दोस्तों कि हमारे भारत देश में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इन सभी में जितने भी विभाग बने हुए हैं और यहाँ तक कि विधानसभा या संसद के द्वारा इनके द्वारा जितने भी संवैधानिक विभाग बने हुए हैं, कोई सा भी निकाय इनके द्वारा स्थापित किया गया है, चाहे वो राजकीय निकाय हो चाहे वो प्राइवेट निकाय हो, उन सभी के कर्मचारियों की यदि कोई भी सूचना हो तो हम इस अधिनियम के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे मन में कई बार गलतफहमी भी होती है कि सूचना के अधिकार के तहत केवल राजकीय उपक्रम से ही हम सूचना ले सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि राजकीय उपक्रम के साथ साथ आप प्राइवेट निकाय से भी सूचना ले सकते हैं इस अधिनियम के तहत, लेकिन उस प्राइवेट निकाय तक सरकार के आदमी की यानी कि राजकीय कर्मचारी की पहुंच होनी चाहिए, तभी हम उस प्राइवेट निकाय से सूचना ले सकते हैं। दोस्तों, प्रत्येक राज्य का लोकतंत्र जिसमें शिक्षित जो नागरिक होता है वो ऐसा सोचता है कि जो राजकीय कार्य किया जा रहा है या हमारे पास जो कार्य किया जा रहा है, चाहे वो नाली का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे शिक्षा विभाग का हो, चाहे अस्पताल का हो, चाहे रेलवे विभाग का हो, उसको इस बात की जानकारी होना आवश्यक है कि जिस पैसे को वो टैक्स के रूप में दे रहा है या उसके आसपास जो राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है उसकी जानकारी उसको हो। और इस बाबत का जो अधिकार हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है, यही सूचना का अधिकार कहलाता है। दोस्तों, इस अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा राज्य सूचना आयोग वो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई है। तो जो आवेदक होता है उसके साथ कितने रुपए की फीस जमा होती है दोस्तों? तो प्रत्येक आवेदक के साथ आपको 10 रुपए का शुल्क अदा करना पड़ता है और इसका जो फॉर्म आता है मैं आपको बताऊं, इस तरह का एक फॉर्म आता है जिसमें आपके द्वारा जो भी सूचना चाहिए वो अधिकतम 500 शब्दों तक आप उसमें भर सकते हैं। और दोस्तों, इसके पीछे ये भी बताया गया है कि शुल्क कितना लगेगा और कितने दिन के अंदर आपको आपकी सूचना प्रोवाइड करवा दी जाएगी। दोस्तों, अब प्रश्न ये होता है कि मान लीजिए तहसीलदार स्तर पर आपको तहसील लेवल के स्तर पर आपको कोई सूचना लेनी है तो उसका लोक सूचना अधिकारी कौन होगा? तो तहसील स्तर पर जो सूचना अधिकारी होगा, लोक सूचना अधिकारी वहां का तहसीलदार होगा। यदि वो आपकी 30 दिन के अंदर आपकी सूचना आपको प्रोवाइड नहीं करवाता है तो फिर आप उसकी अपील कर सकते हैं। अपील कहाँ करेंगे? एसडीएम कोर्ट में करेंगे यदि वो जिला स्तर पर है तो। यदि जिला स्तर पर भी आपकी अपील का समाधान नहीं किया जाता है तो फिर आप जिला कलेक्टर के पास में आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, और प्रश्न एक और यह है कि कितने दिन में वास्तविक रूप से हमें नकल मिल जाएगी? तो कुछ नकल ऐसी होती है, नकल मतलब मेरा मतलब है कि प्रतिलिपि। तो प्रतिलिपि कुछ ऐसी होती है कि अधिनियम में कुछ सेक्शन के अनुसार कुछ हमें तुरंत भी मिल सकती है। जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ जानकारी देखनी है मात्र, तो वो आपको तुरंत देखने को भी मिल सकती है। कुछ अधिनियम उपबंध ऐसे दिए गए हैं हमारे इस एक्ट में, लेकिन कुछ जानकारियां ऐसी होती है जिसमें अधिकतम 1 माह का भी समय दिया गया है और कुछ जानकारियां ऐसी भी होती है जहां पर हमें 1 माह से भी ज्यादा लग सकता है। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी बताया है कि जो सूचना के अधिकार के तहत हमने एक फॉर्म लगाया है उसका आवेदक शुल्क 10 रुपए होता है। अब कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीबी रेखा के नीचे होते हैं, यदि उनके पास में इस बात का प्रमाण है कि वो गरीबी रेखा से नीचे है तो उनको
इस प्रकार की सूचना निःशुल्क भी राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के द्वारा दी जा सकती है। दोस्तों, सूचना इलेक्ट्रॉनिक हो सकती है, कंप्यूटर के द्वारा जो उसमें जनरेट की गई है वो हो सकती है, वो दस्तावेजी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है। यदि मौखिक जानकारी आपको चाहिए तो वो तुरंत आपको मिल सकती है। दोस्तों, जैसा कि हम सोचते हैं, एक शिक्षित वर्ग ही इसके बारे में ज़्यादा सोचता है। मैं बताऊं आपको, आम आदमी क्या सोचता है कि कहीं यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो इस बात से सरकार भी उतनी ही जागरूक है। वो स्वयं सोचती है कि उस चीज़ की जानकारी आपको पहले से दे दी जाए। जैसा कि मैं एग्जांपल दूं आपको कि अखबार में कोई भी टेंडर आता है तो उसमें स्पष्ट दिया हुआ होता है कि इतने रुपए का टेंडर है और इतने रुपए में निविदा खोली जाएगी। कई बार कुछ बैंक होते हैं, कुछ प्राइवेट निकाय होते हैं, कुछ एनजीओस होते हैं, कुछ कई सारी कंपनियां होती है जो कि अपने पूरे वर्ष का टर्नओवर, कितना आया, कितना गया, कितना नुकसान हुआ, कितना उन्होंने अपने जो वहां पे कर्मचारियों को बांटा, वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो आजकल सरकार भी हमारे प्रति उतनी ही जागरूक है कि उनको और हमें किसी प्रकार की इस बात की समस्या ना हो कि हमें उस चीज को लेना पड़े। लेकिन कई सारी ऐसी बातें होती है जिसको हमें लेना अति आवश्यक होता है, ताकि सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो अपने कार्य के प्रति पारदर्शिता रख सके और देश में भ्रष्टाचार न हो सके। दोस्तों, जहां सूचना लिखित न मांगकर मौखिक मांगी गई है तो तब आपको सूचना केवल मौखिक ही मिलेगी। इसलिए यदि आप अपने आवेदन में लिख रहे हैं कि सूचना मौखिक चाहिए तो सूचना आप मौखिक ही ले सकते हैं। आप बाद में ये नहीं कह सकते कि यार मुझे लिखित में चाहिए। यदि आपको लिखित में चाहिए तो फिर आपको दोबारा से आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन का शुल्क मैंने बताया है 10 रुपए। दोस्तों, यदि आपको कोई सूचना मौखिक में चाहिए तो आप उस सूचना को मौखिक में भी ले सकते हैं। इसका स्पष्ट उल्लेख आपको अपने आवेदन पत्र में देना होगा। आपको जब मौखिक सूचना दी जा रही है विभाग के द्वारा, तब आप बाद में ये नहीं कह सकते कि मुझे लिखित में चाहिए। यदि आपको लिखित में चाहिए तो फिर आपको अलग से आवेदन करना पड़ेगा। दोस्तों, साथ ही यदि आप अपने फॉर्म को आपकी राजकीय भाषा, आप चाहे हिंदी में लिख सकते हैं, चाहे आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं, आप उसका पूरा वर्णन दे सकते हैं। लेकिन जो शब्द सीमा है, जिस चीज की आपको जानकारी चाहिए, वो 500 शब्दों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको जो जानकारी है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में चाहिए तो वो आपको इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी ऑनलाइन मिल सकती है। इसके साथ ही यदि आपको सूचना लिखित व अंग्रेजी के अलावा यदि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत सूचना और उसकी स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी चाहिए तो वो जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से 48 घंटे के अंदर दी जाएगी सूचना आयोग के द्वारा। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति या अधिकारी के द्वारा आपके सूचना के फॉर्म को कैंसिल किया जाता है, मतलब आप जिस सूचना को चाह रहे हैं और सूचना आयोग के द्वारा या लोक सूचना अधिकारी के द्वारा आपके फॉर्म की सूचना नहीं देने का कोई कारण बताया जाता है, तो उस कारण को वो लोक सूचना अधिकारी लिखित में देगा। साथ ही आपको ये भी बताएगा कि अब आप 30 दिन के अंदर इस व्यक्ति को अपील कर सकते हैं और आप उसको। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे द्वारा चाही गई जानकारी लोक सूचना अधिकारी के द्वारा नहीं दी जाती है। तो धारा 8 में बताया गया है कि सूचना आपको कब नहीं दी जाएगी। तो मैं आपको बताऊं कि जो भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा से जुड़ी हो, जो न्यायालय के अवमान से जुड़ी हो, या फिर संसद, विधानसभा, विशेषाधिकार से जुड़ी हो, जो व्यापार के वाणिज्य या किसी विश्वास या गोपनीय व्यापार से जुड़ी हो, या फिर किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी से जानकारी जुड़ी हो, ऐसी जानकारी जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत नातेदारी से जुड़ी हो, या व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, या किसी व्यक्ति के जीवन के खतरे से जुड़ी हो, या अपराधी को पकड़ने वाले और उसके अन्वेषण करने की प्रक्रिया से जुड़ी हो, मंत्रिमंडल के विचार विमर्श में क्या बातें हुई इस बात से जुड़ी हो, या व्यक्तिगत सूचना जिसमें किसी व्यक्ति की एकांतता भंग होती हो, तो इस प्रकार की कोई भी जानकारी आपको नहीं मिल सकती है। ऐसी कोई जानकारी जिसमें 2 भाग बनाए गए हैं आपके द्वारा, ऐसी सूचना जो राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दी जा सकती हो, और ऐसी सूचना जो दी जा सकती हो
तो लोक सूचना अधिकारी उस जानकारी को जो दी जा सकती है उसको आपको प्रोवाइड करवा देगा, और जो नहीं दी जा सकती है वो उचित कारणों से अभिलेख करते हुए उसका जवाब आपको 30 दिन के अंदर अंदर दे देगा। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 11 के अनुसार हम अन्य व्यक्ति की भी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि हमें कई बार गलतफहमी होती है कि अन्य व्यक्ति की जानकारी कैसे ले लें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अन्य व्यक्ति की जानकारी भी आप ले सकते हो। जब आप अन्य व्यक्ति की जानकारी के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हो तब लोक सूचना अधिकारी उस अन्य व्यक्ति को अनुरोध प्राप्त होने के बाद में 5 दिन के अंदर अंदर उसे व्यक्तिगत सूचना देगा या मौखिक सूचना देगा। तब उस सूचना को मिलने के बाद में यदि वो व्यक्ति ऑब्जेक्शन नहीं करता है तब आपको सूचना दे दी जाएगी। लेकिन यदि उस पर व्यक्ति के द्वारा अथवा अन्य व्यक्ति के द्वारा सूचना देने से इनकार किया जाता है तब वो व्यक्ति अपना ऑब्जेक्शन अनुरोध प्राप्त होने के 10 दिन के अंदर अंदर यदि लोक सूचना अधिकारी को दे देता है तो आपको सूचना उचित कारणों से सुनवाई करने के बाद मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। और साथ ही अन्य व्यक्ति को, जिस व्यक्ति की सूचना मांगी जा रही है उस व्यक्ति को लोक सूचना अधिकारी 40 दिन के अंदर अंदर उसे सूचित करेगा कि सूचना दी गई है या नहीं दी गई है। यदि सूचना नहीं दी गई है तो आवेदक कर्ता अर्थात हमें लोक सूचना अधिकारी उस पर स्पष्ट अभिलिखित करेगा कि आप धारा 19 के अंतर्गत इसकी अपील कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर, और अपने उच्च अधिकारी से आपके द्वारा मांगी गई सूचना को ले सकते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत केंद्रीय सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का गठन किया गया है। केंद्रीय सूचना आयुक्त का जो गठन किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और इसमें एक कमेटी बनाई जाती है जो इन सदस्यों को अनुमोदित करती है। तो जो कमेटी में जो अध्यक्ष होता है केंद्रीय सूचना आयुक्त में, वो सर्वप्रथम अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री होता है, और लोकसभा में विपक्ष का नेता और एक केंद्रीय मंत्री होता है। इसी प्रकार से जब राज्य सूचना आयोग का गठन होता है तब उसमें जो अध्यक्ष की भूमिका निभाता है वो मुख्यमंत्री होता है, और एक विपक्ष का नेता होता है, और एक मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। दोस्तों, कितने सदस्यों का गठन होगा? तो एक केंद्रीय सूचना आयोग और 10 अन्य सदस्य। इसी प्रकार से राज्य में जो होता है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सदस्यों का गठन किया जाता है। ये उच्च अधिकारी हैं जहां पर अपील का निर्धारण किया जाता है। यदि आपको कोई सूचना नहीं मिलती है तो आप इसका निर्धारण करवाने के लिए, सूचना प्राप्त करने के लिए आप यहां तक अपील तक आ सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको निश्चित समय पर सूचना प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है, आपका फॉर्म खारिज किया जाता है, तो उचित जवाब के साथ में आपको ये लिखा हुआ आता है कि इस अपील को आप 30 दिन के भीतर कर दीजिए। तो 30 दिन का समय कब से शुरुआत होगी? जब आपको उसका जवाब मिला है उस तारीख से आपको 30 दिन के भीतर भीतर राज्य सूचना अधिकारी या केंद्रीय सूचना अधिकारी के पास में आप अपील कर सकते हैं, और वो जो प्रथम अपील होगी वो 30 दिन के अंदर अंदर करनी है। यदि आप विलंब करते हैं, विलंब के उचित कारण बता देते हैं, तब उच्च अधिकारी आपकी अपील को सुन भी सकते हैं और अथवा खारिज भी कर सकते हैं। यदि आपकी प्रथम अपील स्वीकार कर ली गई है तो वो उचित कारणों से आपको जवाब देगा और आपको या तो उस जो फॉर्म है उसको खारिज कर देगा या फिर स्वीकार करते हुए आपको सूचना प्रोवाइड करवा देगा। लेकिन यदि आपका अपील का जो फॉर्म है वो उच्च अधिकारी उसे भी खारिज कर दे तो आपको जो द्वितीय अपील करने का जो समय मिलता है वो 90 दिन का होता है। आप 90 दिन के अंदर अंदर आप रिजेक्ट वाले फॉर्म के साथ में जो निचली अधिकारी को आपने फॉर्म लगाया था और साथ में जो जवाब मिला था उन सभी की प्रतिलिपियां साथ में लगाते हुए केंद्रीय सूचना आयुक्त अथवा राज्य सूचना आयुक्त जो भी अधिकारी उच्च पंक्ति का है, आप वहां पर 90 दिन के अंदर अंदर अपील कर सकते हैं। जब आपकी अपील सुनवाई की जा रही होती है, यदि उच्च अधिकारी आपकी अपील से संतुष्ट हो जाते हैं तब आपको सूचना प्रोवाइड करवा दी जाती है। यदि अपील से संतुष्ट नहीं होते तो वहां पर आपको सूचना नहीं देने का उचित जवाब दिया जाता है। बाय द वे, यदि आपकी सूचना प्रोवाइड करवाने से वो संतुष्ट हो जाते हैं, आपकी अपील से संतुष्ट हो जाते हैं, तो दोस्तों जो लोक सूचना अधिकारी है उस पर
भी पेनल्टी लगाई जा सकती है। और ये पेनल्टी कितने दिन की होगी? तो पेनल्टी जो लगाई जाती है वो प्रत्येक दिन की 250 रुपए की लगाई जा सकती है, लेकिन अधिकतम 25,000 रुपए तक लगाई जा सकती है। तो सूचना के अधिकार के तहत प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी इस नियम से प्रतिबंधित होता है कि यदि उसने आपको समय पर सूचना नहीं दी तो उसे प्रतिदिन 250 रुपए की पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी, जो अधिकतम 25,000 की हो सकती है। दोस्तों, आज की अंतिम बात, सूचना के अधिकार के नियम के तहत कोई वाद, आवेदन या प्रार्थना पत्र किसी भी न्यायालय में नहीं लगाया जा सकता। इसके तहत केवल अपील की जा सकती है। और इसमें यदि ऐसी कोई सूचना चाहिए गई है ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो निर्धन है, गरीबी रेखा से नीचे है, तो राज्य अथवा केंद्र सरकार यदि संतुष्ट हो जाती है तो उसको वो पूरी जानकारी निःशुल्क प्रोवाइड की जाएगी। और यदि ऐसा व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे नहीं है तो नियमानुसार जो भी फीस लगेगी वो हमें चाहे चेक से दें, चाहे ऑनलाइन दें, चाहे नगद के रूप में दें, चाहे पोस्टल ऑर्डर में दें, चाहे डिमांड ड्राफ्ट में दें, हम दे सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी? यदि बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि प्रत्येक संस्था, राजकीय उपक्रम हो या प्राइवेट उपक्रम हो, वहां पर बैठे हुए अधिकारी ईमानदारी से कर्मठ होकर कार्य कर सकें और हम अधिक से अधिक भ्रष्टाचार को कम कर सकें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।